अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, बल्कि एक्सप्लोसिव ख़बरें हैं और आपको मालूम ही है कि सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव ख़बर तो वो है, जो कि एक लेटर के मुतालिक है, जो कि लिखा गया है 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से। और उसके अलावा भी बड़े-बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं, उसको ज़रा आज डिस्कशन के उसमें दाम में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हदीस आज मैंने वो चूँकि इफ्तारी पे था, मैं वो नहीं करवा सका उसको प्रिंट। लेकिन वैसे मुझे ख़्याल आ रहा था 2 एक चीज़ें हदीस में से मैंने मुतलब की छोटी वो मेरे ज़हन में आई तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक तो ये है कि हदीस पाक में से एक छोटा-सा उसका जो है वो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, कि अपने अंदर एक डिवाइन कैरेक्टर पैदा करो, कि जो अल्लाह ताला के जो उसके जो मुख्तलिफ नाम हैं, उसके जो मुख्तलिफ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें मुख्तलिफ उसकी क्वालिटीज़ हैं और जो उसके काम हैं, वो उनमें से कुछ ना कुछ आप भी जो हैं वो उनको अपनाने की कोशिश करो और हमें सब में से उसमें से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए और हमें अपने ऊपर उसको अप्लाई करते रहना चाहिए। तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, यानी अपने अंदर एक डिवाइन कैरेक्टर पैदा करें। दूसरा मुझे एक याद आ रही थी कि अफ़ज़लुल इबादा इंतज़ारुल फ़रज, कि बेहतरीन इबादत ये है कि आप इंतज़ार करें अल्लाह ताला के नेक्स्ट ऑर्डर का या नेक्स्ट रेमेडी का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी जगह पे फँसे हुए हैं, कोई मुश्किल में से गुज़र रहे हैं, किसी मुश्किल हालात में से गुज़र रहे हैं, किसी के ऊपर तंगदस्ती है, कुछ और है, तो वो उसमें सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप इंतज़ार करें अल्लाह ताला के अगले स्टेप का। उसमें से कहीं न कहीं से रेमेडी, कहीं न कहीं से इलाज जो है वो आना होता है। इंतज़ारुल फ़रज, फ़रज कहते हैं रेमेडी को, इलाज को, मदावा को। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अल्लाह ताला करे कि हम इसके ऊपर अमल कर सकें और जिन-जिन लोगों ने ये बातें सुनी हैं, उनसे गुज़ारिश है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसार साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। मेरा ख़्याल है कि और तो बड़ी स्टोरी आज है नहीं। ये जो लेटर लिखा गया है 6 जजेस की तरफ से सलमान भाई, ये बड़ी स्टार्टलिंग किस्म की रेवलेशंस उन्होंने बताई हैं उसमें और बड़ी बहुत ही मैं समझता हूँ कि डरा देने वाली बातें लिखी हैं उन्होंने। और उनके मुतालिक कि जो जजेस हैं, अगर जजेस यहाँ पे इस मुल्क में महफूज नहीं हैं, उनके घर महफूज नहीं है, उनके घरों में कैमरे लगाए जाते हैं, तो फिर कौन महफूज होगा? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस लेटर जी? देखिए इसार साहब, बात यह है कि कुछ अरसे पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान में खास तौर पे लाहौर और इस्लामाबाद के जजेस के दरमियान काफी तकसीम नजर आ रही है और काफी मसाइल नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि जजेस काफी दबाव का शिकार हैं। और बल्कि यहां तक कहा था, जब जस्टिस शाहिद साहब ने आपने आपको पता है रिजाइन किया था, तो मैंने कहा था कि ये मामला शायद यहाँ रुके ना, और भी बहुत से जजेस हैं जो इस वक्त कंफर्ट फील नहीं कर रहे और उनको लगता है कि उनको डिक्टेट किया जा रहा है जुडिशरी के अंदर से, चाहे वो जुडिशरी के अंदर से किया जा रहा है, चाहे वो जुडिशरी से बाहर किया जा रहा है। और मैंने कहा था कि ये किसी वक्त भी लावा फट सकता है। अब आप देखिए कि ये 6 जजेस हैं, इन्होंने ये भी कहा है और बल्कि ये यहां तक भी बात सामने आई है कि पिछले कुछ अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि इंटरनली मामलात रिजॉल्व हो जाए और चीफ हाँ, जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको ये सारी बातें मालूम थी। उनको बार बार ये बावर करवाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हम किस तरह दबाव के से गुजर रहे हैं। अच्छा, ये बात हमें भी पता थी, आपको भी पता थी कि किस तरीके से जुडिशरी के साथ फैसले करवाए जा रहे हैं और जिस हाँ, उजलत में फैसले करवाए जा रहे हैं जजिस से, उससे भी जाहिर होता था कि इन मुकदमात की सेहत जो है वो कानून से ज्यादा सियासी नोयत की बनती जा रही है। और आपको हाँ, याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि भाई आप हमारे पास क्यों आते हैं जमानतें कराने के लिए, आप हाँ, जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपना मसला हल कर लें। फिर ठीक बात। जजिस के अंदर ये भी रिजर्वेशन थी कि जनाब जिन लोगों को हम रिहा करते थे, उन लोगों को अगले किसी मुकदमे में दहशतगर्दी की बुनियाद पर पकड़ लिया जाता था। और फिर यहां तक कहा गया कि जो अदालती अहकामात हैं, उनको भी तस्लीम करने से इनकार इनकार किया जा रहा है और मुसलसल अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये सारी बातें पता थी। अब मेरे लिए इसलिए ये जो खत आया है और 6 जजेस ने ये बात की है, ये कोई मेरे लिए अनहोनी बात नहीं है। मैं ये फील कर रहा था कि ऐसा किसी दिन हो सकता है। हो सकता और है। ये बात सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट के भी बाज जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी बाज जजेस हैं जिनको ये यही फीलिंग है जो इन 6 जजेस की है।
लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में गैर मामूली वाकया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस जो हैं वो अपने ऊपर दबाव की बात करें, वो एजेंसीज की मुदाखलत की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट इदारों की जानिब से बढ़ते हुए दबाव की बात करें और ये कहें कि हमें आजादाना बुनियादों पर, मुनसिफाना बुनियादों पर और शफाफ बुनियादों पर काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा, बल्कि यहां तक कहा गया कि सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इसकी कीमत हमारे खानदान को भी अदा करनी पड़ रही है मुख्तलिफ हवालों से, और उनको भी हरासा किया जा रहा है और हमारे टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं, बहुत सी बातें जो उन्होंने उसमें लिखी हैं। अब ये बातें तो सामने आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि जी आप हमें एडवाइस करें कि इस सूरत हाल में हम कैसे काम करें। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको रिस्पॉन्स करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कल रात जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक और किसी बड़ी शख्सियत की मुलाकात हुई है इस सारे मामलात को से निपटने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है, मीडिया को भी पाबंद किया जा रहा है कि वो इस मामले में कुछ ज्यादा कमेंट्री ना करे, ज्यादा इस खत को उछाला ना जाए, ज्यादा इस खत की तशरीह ना की जाए और इस मौजू पर जरा नरम गोशा इख्तियार किया जाए। तो ये एक लावा तो फटा है। अब देखना ये है कि इस लावे के फटने के बाद अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल और उसके बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी रद्द अमल सामने तो आया है। आज हामिद खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जाहिर कर रही हैं कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की अदालतों को किस तरीके से चलाया जा रहा है और किस तरीके से मुकदमात के फैसले करवाए जा रहे हैं और किस तरीके से किसी एक खास शख्सियत को या एक खास जमात को विक्टिमाइज भी किया जा रहा है। उसमें बल्कि इमरान खान की जो टेरिन वाइट वाला जो उन्होंने कोट भी किया है कि किस तरीके से उसमें उन्होंने उसको भी हुडविंग करने की कोशिश किया। एक चीज मुझे बताएं कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जब ये बात की थी आज से चंद साल पहले, तो और उन्होंने यही बातें की थी। उन्होंने यही कहा था कि इंटरफेरेंस होती है, बेंचेस जो हैं वो लगाए जाने में, उसमें हमें डिक्टेट किया जाता है। अगर यही लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उस वक्त उनका साथ देते या सुप्रीम कोर्ट देती तो से कम आज ये इनको ये दिन ना देखना पड़ता, उसी वजह से उसको कुछ कला कमा किया जा सकता। बात ये है किसाना साहब, ये मामला कोई 1-2 बरस का नहीं है। पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री को अगर आप देखें तो इसी तरीके से हमारी जुडिशरी नजरिया जरूरत के तहत और दबाव में काम करती रही है और उसके मुख्तलिफ फैसले जो है वो कानूनी नोयत से ज्यादा सियासी नोयत के रहे हैं। अव्वल यहां तक कि आपने देखा कि जजेस के अंदर जो तकसीम भी पैदा होती थी, यानी कुछ मसाइल ऐसे थे जो जुडिशरी के इंटरनल थे, जैसे बेंच फिक्सिंग के मामला सामने आते थे कि अपनी मर्जी का बेंच बना दिया जाता था, उससे अपनी मर्जी के नतीजे निकाल लिए जाते थे। और उसके बाद फिर एक्सटर्नल प्रेशर भी रहा है, जैसे एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, हुकूमत की बात हो रही है और दूसरी जगह पे हो रही है। और फिर जुडिशरी के मामले में हुकूमती मुदाखलत के मामला भी सरे फहरिस्त रहे हैं। अपनी मर्जी के जजेस को लेकर आना, अपनी मर्जी से जजेस को अपॉइंट करना, अदालती फैसलों को मानना और ना मानना, अब जो फैसला पसंद आए उसको मान लिया जाए, जो फैसला पसंद ना आए उसे अदालती चमक का या अदालत की लालच का निशाना बना दिया जाए। अब कल रात भी देखिए ना, हमारे पास मीडिया एंकर्स जो हैं और तजिया निगार जो हैं वो इन 6 जजेस को एक खास सियासी जमात के साथ यानी तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ते रहे और ये कहा जा रहा है कि ये एक सियासी एजेंडे के तहत हुआ है। हालांकि आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी यहाँ पर इस वक्त ऑपरेट कर रही है। और ये फाइज ईसा साहब जो है, जो बड़े इनकलाबी और हीरो बनकर सामने आए थे चीफ जस्टिस के तौर पर, ये उनके दौर के अंदर हो रहा है जहां 6 जजेस जो है 8 में से ये कह रहे हैं कि जनाब हमें आजादाना बुनियादों पर काम नहीं करने दिया जा रहा। और ये भी कहा गया, जैसे मैंने पहले कहा, कि इनको पता था चीफ जस्टिस को और इनको बताया गया था ये सारी बातें बावर करवाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने भी खामोशी का रोजा रखा हुआ था। तो अब ये एक लावा तो फटा है। इससे आपके अदालती निजाम की, आपके हुकूमती निजाम की और आपके रियासती निजाम के जो क्रैक्स है ना जी, वो निकलकर सामने आए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में आजाद अदलिया के नाम पर किस तरह से फैसले करवाए जा रहे हैं और किस तरह से जजेस को ट्रीट किया जा रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ ना जी, उसका जो रिएक्शन आ रहा है वो जरा देखें ना। ये माइकल कोगनमैन, आपको पता है, ये बड़े मशहूर मारूफ अमेरिकन है और ये बड़ा अक्सर लिखते रहते हैं, साउथ एशिया एक्सपर्ट हैं। उन्होंने लिखा जी, द स्टनिंग लेटर, स्टनिंग का लफ्ज उन्होंने यूज किया, रिटन बाय 6 पाकिस्तानी हाई कोर्ट जस्टिसेस illustrates not only the extent of interference in the legal process at the highest levels,
but also the willingness of public servants to go public about it despite the risk that doing so may pose for them. अच्छा, अब इसमें आगे दूसरी उसकी इस हिस्से में वो लिखते हैं कि and that says a whole lot about just how deep and extensive and serious the establishment's interference is these days in the law, but also in politics and public policy. तो ये जो उन्होंने लिखा है, अब ये अमेरिकन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो तो इस वक्त फिर एक मजाक बन चुका हुआ है ना जी। और वो नजर भी आ रहा था, अब बाकायदा तौर पे उसके ऊपर से जो पर्दा था वो भी उठ के अफूनत ज़दा माहौल जो है वो साहब के सामने पूरी दुनिया में बाहर आ गया। लेकिन कसाना साहब बात ये है कि इमरान खान भी ये कहते रहे हैं कि जो जजेस मेरे लिए इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं उनको तो खुद इंसाफ की जरूरत है और वो खुद मुख्तार नहीं है, आजादाना नहीं है और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अभी ये साइफर के मुकदमे को देख लें, जस्टिस गुल हसन जो है वो भी, और जो हमारे चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर फारूक, उन्होंने साइफर केस की जो धज्जियां उड़ाई हैं और कहा है कि ये एक बाकायदा जोक है जिस तरह से ये मुकदमे में उनको सजा सुनाई गई है। और कहा गया कि जनाब ये जिस तरीके से सजा सुनाई गई है इससे कानून की जो कोई नजीर उसमें से नहीं मिलती है। यानी वो बता रहे हैं कितनी उजलत के अंदर ये फैसले सुनाए गए हैं। एक ही दिन के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर अंदर 3-4 मुकदमात की सजा का सुनाना। और फिर आप देखिए कि सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक महदूद नहीं है, बल्कि लोअर जुडिशरी के अंदर भी जजेस से अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करवाए गए हैं, दबाव दिलवाए गए हैं और जिस उजलत के साथ फैसले करवाए गए हैं, तो जाहिर है कि इसका मतलब एक सियासी एजेंडा है जो बालादस्त है इस वक्त इदारों के ऊपर, और वो उसको अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक बाकी इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हक में और वो फैसले करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी नजीर कानून में तो नहीं मिलती। अलबत्ता सियासत में जरूर है। आप भट्टो साहब की फांसी से शुरू हो जाएं, बेनजीर के मामलात में आ जाएं, नवाज शरीफ के मामलात में आ जाएं, इमरान खान के मामलात में आ जाएं और बाकी लोगों के मामलात में जाके देखें तो आपको ये लगेगा कि हमारी जुडिशरी जो है असल में ये एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुई है नजरिया जरूरत के तहत मुख्तलिफ अदवार के अंदर, जिसकी वजह से रियासती इदारों को या हुकूमत में बैठे हुए ताकतवर लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जुडिशरी का भी इंतखाब करें, जजेस का भी इंतखाब करें और फैसलों का भी इंतखाब करें जो फैसले उनको सूट करते हैं। फिर आपने देखा कि अगर कोई फैसले अदालत में हुकूमत के बरक्स आ जाएं तो फिर जिस तरह से अदालत का बाकायदा एक मीडिया ट्रायल होता है सोशल मीडिया पर और बाकायदा उनके घरों तक पहुंचा जाता है, जैसे मैंने अब कहा है कि इन 6 जजेस के बारे में देख लें कि अब आप 2 किस्म के एटीट्यूड हमें नजर आ रहे हैं, एक उनको हीरो बनाकर पेश कर रहा है और एक उनको जीरो बनाकर पेश कर रहा है। ऐसे तो जुडिशरी का निजाम नहीं चल सकता। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। और दूसरा मुझे अब ये बताएं कि ये कैसे कल्मिनेट कहां पे जाके होगा, क्या होगा और क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक किस्म की इंडाइटमेंट है पूरे सिस्टम के ऊपर जो कि देखिए अगर बाहर से किसी ने नहीं लगाई। ये इनसाइडर्स हैं सलमान भाई, ये इनसाइडर्स हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, वो लगा रहे हैं ये इंडाइटमेंट। देखिए कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अभी कुछ और जजेस इस लाहौर हाई कोर्ट से भी आएंगे सामने और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आएंगे इसमें, और इसमें फिर बार एसोसिएशंस भी इंगेज हो जाएंगी और बलूचिस्तान की, केपीके की और सिंध की भी बार काउंसिल जो है वो इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देंगी। तो अगर ये एक बड़ा मोमेंटम बनता है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में और बाकी लोग भी जजेस के साथ आके खड़े हो जाते हैं कि भी जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल पेश हो जाएगी। हुकूमत जो है वो एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लेगी, उसका नोटिस लेगी। यही तो अब सबसे बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि वो इस मामले में कितनी खुद से खुद मुख्तारी दिखाते हैं और कितना वो इस केस को परसू करते हैं, या ये कि वो ये कह दें कि जी जजेस जो हैं हम उनको हिदायत करते हैं कि वो नजरिया जरूरत की बजाय किसी दबाव में आने की बजाय बस अपने जमीन के मुताबिक काम करते रहें, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर इसी तरह की अल्फाजी करनी है तो इसका मतलब है कि फिर आपने तो मट्टी पाव वाली बात की है ना। ये तो देखिए ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, जो जजेस ये बात कर रहे हैं दुरुस्त है या गलत है, इसका तो अभी तहकीक होनी है ना। इसको तो अभी इसको इन्वेस्टिगेट करें और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाए, वो देखे कि जनाब ये किस तरह की चीजें हैं, कौन सी लोअर जुडिशरी के अंदर ये दबाव आया है, हाई कोर्ट के लेवल पर आया है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर आया है, कौन इसके अंदर लोग शामिल हैं और उसके एविडेंस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है, उसके ऊपर अगर ये इन्वेस्टिगेशन में जाएगा तो फिर ये बात आगे चलेगी ना। लेकिन अगर हमने अपने माजी को रिकॉर्ड को रखते हुए
मट्टी पाव वाली पॉलिसी इख्तियार करनी है वो तो तो फिर यहाँ हाँ, से जो मिसाल के तौर पे पोछापाछी होगी उसके हाँ, नतीजे में खुद एक बुरहान पैदा होगा ना, ये बुरहान रुकने वाला नहीं है। इसलिए बस मैं हद बार है। बार आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं, पाकिस्तान का मसला इस वक्त सियासी और माशी बुरहान का नहीं है। पाकिस्तान का बुरहान का इस वक्त जो सीधा सीधा इस वक्त इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो एक रियासती बुरहान है, स्टेट क्राइसिस है। उसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर एक मिसट्रस्ट पाया जा रहा है और उनको लगता है कि जनाब हमें ताकत के जोर पे डील किया जा रहा है। तो ये जरा सीरियस किस्म की सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। इसको अगर इसको हमने देखना पड़ेगा। इस गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम के बगैर आगे बढ़ने की कोशिश की तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, बल्कि और ज्यादा इंतशार की तरफ जाएगी। इंतजार की तरफ जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और खास तौर पे जिस तरीके से ये इंडाइटमेंट हुई है, ये बड़ी खतरनाक है। अच्छा, एक और इंडाइटमेंट जो है, तीन तीन लोगों का नाम लिया गया बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर इमरान साहब को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर, डीजीआई के ऊपर, डीजीसी के ऊपर, तीनों के ऊपर उन्होंने कहा कि होगी। तो ये भी एक बहुत सीरियस किस्म का इल्जाम है जो उन्होंने लगाया है। और इस पे भी मेरा ख्याल है कि अब अच्छा, सोचा जाना इस पे चाहिए कि थोड़ा सा इमरान खान की इस सिक्योरिटी पे क्या थोड़ा है। सा मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। ये उन्होंने इसके इसके पीछे एक बैकग्राउंड थी जब उन्होंने ये तीन लोगों का नाम लिया, हम्म, और वो ये लिया है कि आपके सामने इनका राना सनाउल्लाह का एक इंटरव्यू चला जी जी। जिसमें पहले उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान के वजूद को ही एलिमिनेट कर देना चाहिए और हाँ, इनके वजूद का खात्मा किए बगैर पाकिस्तान का मसले का हल नहीं होगा। फिर उसके बाद वो एक प्रोग्राम में बैठे मुनीब फारूक के, और हम्म, वहां उनको बताया गया कि ये तो आपने बड़ा गलत काम कर दिया, आप सियासी वजूद की बात करें। तो वहां फिर उन्होंने एक सियासी वजूद की बात की। अच्छा, इमरान खान को थ्रेट तो पहले से मौजूद है, हाँ, इसलिए इस बैकग्राउंड में बुशरा बीबी ने ये कहा कि कुछ लोग इमरान खान के वजूद के खात्मे की बात कर रहे हैं, इसलिए इन इमरान खान को प्रोटेक्ट करना जो है वो इन तीन लोगों की अहम जिम्मेदारी है, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का, डीजीआईएसआई का और अपना जनरल फैसल नसीर का नाम लिया हम्म, कि ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इमरान खान की प्रोटेक्शन को इंश्योर करें, क्योंकि अगर कल को कुछ हो गया तो हाँ, लोग इनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। ये बैकग्राउंड इसका ये है। उन्होंने ठीक। बराह रास्त नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये जो सारा का सारा लूज होगा, इसकी हाँ, बुनियादी वजह यह है कि फिर ये अकाउंटेबल हो जाएंगे। तो इस तनाजुर में कहा था, लोगों ने समझा कि शायद उन्होंने बराह रास्त ये बात की है कि ये तीन लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसका मैंने बैकग्राउंड पढ़ा है, दूसरा बीबी का सारा ठीक। उसके पीछे बैकबेसी है। लेकिन अब सवाल ये है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये दूसरी दफा हरकत की है। हाँ, इससे पहले पहले भी भी की। एक दफा उन्होंने कहा था कि जनाब जायज या नाजायज किसी भी तरीके से इमरान खान को यहां रहने नहीं दिया जाएगा, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उनके वजूद का खात्मा करना पड़ेगा। और अब फिर ये बात कर दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग तो है ना पाकिस्तान में जो इमरान खान के सियासी वजूद को कह लें, फिजिकल वजूद को कह लें, उसके खात्मे के लिए हर जायज और नाजायज इकदाम की हमायत करने के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं। हालांकि ये और इसी तरह से उनके ऊपर हमला भी किया गया। फिर ये हाँ, कहा गया अडियाला जेल में जो मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई जी, इमरान खान की सिक्योरिटी को बड़े सीरियस थ्रेट है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं ये एक इशू के तौर पे मौजूद है, इसको हाँ, इंश्योर करना भी रियासत के इदारों की और हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऐसी कोई चीज ना निकले, बल्कि ऐसे लोग, राना सनाउल्लाह जैसे लोग जब ये गुफ्तगू करते हैं तो उनको। खुद हुकूमत को हाँ, शटअप कॉल देनी चाहिए, हाँ, क्योंकि इससे और उनके खिलाफ हुकूमत की एक्शन लेना सुर्खी चाहिए। होगी, क्योंकि वो उनके बड़े करीब समझे जाते हैं राना सनाउल्लाह पीएमएलएन के हलकों में। तो ये ना समझा जाए कि कहीं उनकी पॉलिसी हुकूमत की पॉलिसी है, ये एक और ज्यादा खतरनाक रुझान की निशानदेही ये हो करता है। सकती है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले साइफर केस का ज़िक्र किया सलमान भाई, उसमें मुझे बताएँ कि वो जो मैं तो जो ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहा हूँ, इवन आमिर फारूक साहब जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस साहब, उनके भी और बाकी लोगों की, तो वो तो मुझे लगता है कि ये केस बिल्कुल उड़ जाएगा। और आज भी आपको पता है इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट कोर्ट हुई है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जी, अब मुझे अगर आपने जेल में रखना है तो रख लें, लेकिन मेरे वर्कर्स को तो छोड़ देना जिनका कोई कसूर नहीं है। तो ये सारा साइफर वाला मामला किधर जा रहा है जी? देखिए, साइफर के बारे में तो मैं आपके प्रोग्रामों में बार बार कहता रहा हूं, ये कानूनी नहीं है, ये सियासी मसला है। और ये मैंने कहा था कि जब ये बड़ी अदालतों में जाएगा तो इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब आप देखिए कि जिस तरीके से जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर फारूक ने खुद रिमार्क्स दिए हैं, वो जाहिर करता है कि उस केस के अंदर जो उसकी सेहत है वो बहुत ही कमजोर है। और वो बड़ा कायदा जिसे कहते हैं ना, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये जोक है, बकायदा जोक, मजाक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये फैसले सुनाए गए हैं। अच्छा, अब उसको लिंगर ऑन तो किया जा रहा है कि जरा थोड़ा सा और लंबा कर लें, थोड़ा सा और लंबा कर लें।
अल्टीमेटली जब भी ये फैसला होगा साइफर का और तोशाखाना का, आप देखिएगा इसमें से वो कुछ नहीं निकल सकेगा जो शायद कुछ लोग निकालना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खेल तो हो सकते हैं, और जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये यहाँ इमरान खान तक महदूद नहीं है। ये जुल्फकार अली भट्टो से शुरू हो जाए और नवाज शरीफ तक आ जाए, और नवाज शरीफ से इमरान खान की तरफ आ जाए। ये हर दौर में मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ किरदारों के साथ ये सलूक होता रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब अदालतें जो है, जिस तरह का, अब ये देखिए ना, ये जो हालिया लेटर है, इस लेटर से भी ये शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि जो सजाएं हुई हैं इमरान खान को, वो किसी दबाव का नतीजा है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि उनको दबाव के नतीजे में सजाएं सुनाई गई हैं, और उजलत में सजाएं सुनाई गई हैं। एक ही दिन के अंदर बैठ के ये सारी सजाएं सुनाई गई हैं, और ये कोशिश की गई कि इंतखाबात से पहले सजा सुना दी जाए। सबसे ज्यादा मुज़ाहिका खेज तो वो आपको याद है ना, इद्दत वाला केस है, यानी उसका जिस तरह से उसका किया गया, वो खुद जाहिर करता है, वो खुद बहुत है कि जनाब सारे मामला को जिस तरह से चलाया गया है, उसके अंदर एक सियासी एजेंडा, सियासी तासुब और सियासी एलिमिनेशन जो है, उसको डोमिनेशन हासिल थी। अच्छा, लेकिन सलमान भाई, अब जो पूरी फिजा आप देख रहे हैं, जिस तरह ये लेटर को सामने रखते हुए, आपको कहीं से महसूस हो रहा है कि जुडिशरी में अब ये चीज़ जो है वो अब आ रही है कि हमें अब अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा, इनफ इज इनफ? क्योंकि ये भी उनके भी देखें ना, अखीर हो गई है ना कि लोगों के घरों से उनके बहनोइयों को, सालों को उठा के लेके जा रहे हैं, या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो वो कहीं असर्ट करने की आपको लग रहा है कि जुडिशरी ने ये फैसला कर लिया है हाईएस्ट लेवल पे? देखिए, सिर्फ जुडिशरी ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबकात ने ये फैसला किया है, और उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। आपने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज देख लिए, जिस तरह से लोगों ने पेनिट्रेट किया है इलेक्शन डे वाले दिन, वो बड़ा गैर मामूली सूरत हाल थी। और आपने उन नताइज को तस्लीम नहीं किया। आपने उन नताइज को तस्लीम करने की बजाय अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक रात गए नताइज तैयार किए, और पूरे इंतखाबात के मैंडेट को जिस तरह से मनूवर किया गया, वो भी सामने है, लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है। और आज भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ा मसला यही है कि ये फॉर्म 45 की हुकूमत है या फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये सवाल मौजूद रहेगा। एक बात, फिर जुडिशरी के अंदर भी बात जजेस ने बड़ी जुर्रत के साथ इन तमाम मामलात के अंदर अपने रिमार्क्स के अंदर इजहार करते रहे हैं। अभी आप देखिए, अडियाला जेल में जब ये इमरान खान की मुलाकात का मसला था, तो एक जज ने रिमार्क्स दिए, हमें मालूम है कि ये कहाँ से फैसले होते हैं और कौन है सुपीरियर जेल जो है जो ये फैसले तस्लीम नहीं करता। तो इस तरह के रिमार्क्स भी आते रहे वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ जजेस के सामने। फिर आप देखिए कि वकला की बरादरी भी जो है, उसमें से भी कुछ लोग बड़े प्रोएक्टिव होकर उन्होंने एग्रेसिव तो उनके अंदर अपनी गुफ्तगू की है, अपना इजहार किया है। अभी ये जो असद मंजूर भट्ट साहब लाहौर बार के सदर मुंतखब हुए हैं, ये सारी रिफ्लेक्शन है कि लोग किस तरह से चीजों को सोच रहे हैं। फिर हमारे मीडिया के अंदर भी आप देखिए, कुछ जो लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से उसका इजहार कर रहे हैं मुश्किल सूरत हाल के अंदर, और मीडिया पे पाबंदियां भी आपको नजर आ रही हैं मुख्तलिफ नोयत की। फिर इसी तरीके से सिविल सोसाइटी के सतह पे आप देखिए ना, 2 बड़े इदारे हैं, फैफन का और मैंने पिल्डेट का जिक्र किया था, उनकी रिपोर्ट्स देखें इलेक्शन में, वो रिपोर्ट है जो हुकूमत को पसंद नहीं आ रही। इसी तरीके से अब कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने भी एक रिपोर्ट सबमिट की है और उस रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है। तो जो मुजाहमत है, यानी वो तो आपको मुख्तलिफ सतहों से नजर आ रही है कि लोग ये चाहते हैं कि जिस अंदाज से ये सिस्टम चल रहा है, चाहे वो अदालती सिस्टम हो, चाहे वो सियासी सिस्टम हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो। अब आप देखिए ना, ये जो हुकूमत है, हुकूमत में किस तरीके से सेक्रेटरी दाखिला जो है वो आईजी पंजाब को लाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से पीसीबी का और वजीर दाखिला का मनसब एक ही फर्द के पास है, किस तरीके से बाज लोगों को सेनेटर बनवाने की कोशिश की जा रही है जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से जोड़ा नहीं जा रहा। ये सारी चीजें बता रही हैं कि लोग जिस तरह से चीजों को देख रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये सारा का सारा खेल जो है ये अनएक्सेप्टेबल नहीं। वैसे एक चीज मुझे बताएं, अभी आपने मीडिया का जिक्र किया, मीडिया से मुझे याद आया कि आपके हमारे दोस्त जो है रऊफ क्लासरा साहब, उनका बड़ा आजकल सिलसिला चल रहा है टैलेंट न्यूज वाला। उसमें क्या चल रहा है जी सिलसिला? ये टैलेंट न्यूज के साथ उनका जो एग्रीमेंट था, कोई वायलेशन हुई है, क्या हुआ है उनके साथ जी? देखिए, रऊफ क्लासरा साहब जो है वो अब ये सारा मामला अदालत में लेके जा रहे हैं या चले गए हैं, और वो इसको चैलेंज कर रहे हैं लीगल ग्राउंड्स के ऊपर। अच्छा, अब टैलेंट का मौकफ दुरुस्त है या रऊफ क्लासरा का मौकफ दुरुस्त है? बात यह है कि इसका फैसला तो अब अदालत में होगा कानूनी बुनियादों पर, क्योंकि सियासी बुनियादों पर तो एक मौकफ जो है टैलेंट का है और एक मौकफ जो है रऊफ क्लासरा का है। हमारे यहाँ जो मीडिया के सेठ हैं, इनका मीडिया वर्कर्स के साथ कई हवालों से तजाद रहा है।
और जिस तरीके से मीडिया को चलाया जाता है उसके ऊपर सहाफ़ती कारकुन जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहे हैं, और रऊफ कलासरा भी उनमें से एक किरदार है। तो इसलिए मुझे ये लगता ये है कि ये मामले में ज्यादा एम्बिग्विटी क्रिएट किया खुद कैलर इंतजामिया ने, और जिस तरह से इस मामले को में मिसलीड किया गया और जिस तरह से इसमें कैजुअल एटीट्यूड अपनाया गया, उनका ख्याल शायद ये था कि रऊफ कलासरा साहब कुछ नहीं कर सकेंगे। रऊफ कलासरा उन लोगों में से हैं जो रेजिस्ट करते हैं, बड़ी बात करते हैं, ऊंची बात करते हैं, बड़ी बात बोलते हैं, लिखते भी हैं। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि अब ये मामला क्योंकि कोर्ट में, मैं इस पे कमेंट इसलिए ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन ये लगता ये है कि रऊफ कलासरा का जो मौकफ है उसमें वजन है। चलें, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताएँ, एक और वज़न वाली बात जो है मैंने आपसे पूछनी है, वो एचिसन वाला जो मामला चल रहा है, वो आहत चीमा साहब वाक़ई बहुत ही गरीब हैं जी। क्या वो, मुझे लोग बता रहे थे कि उनके बारे में गो फंड मी के हवाले से कैंपेन चल रही है जी कि उनके बच्चों की फीसें अदा करने के लिए पैसे इकट्ठे करें। वो क्या हो गया उनको जी? देखिए, बात ये है कि ये सिर्फ आज चीमा का मसला नहीं है। पाकिस्तान में जो भी ताकत में आता है ना, अपना इसरार कसाना साहब, वो इसी तरीके से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाता है और अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अदालतों को, इदारों को अपने हक में इस्तेमाल करता है। अब आप देखिए कितनी दीदा दिलेरी के साथ माशाल्लाह गवर्नर पंजाब ने जाते जाते अपने माथे के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, दाग लगाया है, और जो खत उन्होंने लिखा कि ये फीसें माफ कर दी जाए। सवाल मेरा आपसे एक बुनियादी है कि अगर आप 2.5 साल तक एक अपने बच्चों की 2 सीटों को इंटैक्ट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, और कहते हैं कि मेरे बच्चों का दाखिला रहेगा, तो फिर आप फीस देने के पाबंद क्यों नहीं है? पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरीके से इस मामले को खुद पॉलिटिसाइज किया, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, अता तारड़ की कॉल देखें, फिर उसके बाद जो है गवर्नर साहब का उसमें रोल देखें, तो आपको लगता है कि इसमें इन्होंने सियासत किया। अब आहत चीमा साहब का कल एक नया खत सामने आया जिसमें उन्होंने फीस वेव की जो दरखास्त है वो वापस तो ले ली है कि जी मैं अब ये मामला वापस लेता हूं और मेरे बच्चों की फीस वेव ना की जाए, अलबत्ता आगे जाकर ये जो पॉलिसी है बाकी बच्चों पर लागू होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि जनाब ये अंडर द टेबल मुझसे डील करना चाहते थे। अंदाजा लगाइए आहत चीमा साहब के इस मौकफ के बारे में। और मसला ये है कि आहत चीमा साहब के जो एसेट्स हैं वो जरा जो रिकॉर्ड के ऊपर है वो देख लिए जाए, और देख लिया जाए कि उनकी गुर्बत कितनी है और कितनी कितनी वो माशी हालात का शिकार रहे हैं। उनकी अहलिया भी जो है डीएमजी ग्रुप में रही हैं, खुद ब्यूरोक्रेट रही हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये जिस तरीके से हम अपने इख्तियारात को, अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं इस खेल के अंदर। अब आपने प्रिंसिपल्स के ऊपर इल्जामात लगाए, कभी उन्होंने कहा कि जी ये छुट्टी करते बहुत है, कभी कहा जी 40 लाख की तनख्वाह लेते हैं, कभी कहा जी ये तो रिजाइन कर चुके थे, कभी कहा जी ये तो आइन और कानून के पाबंद नहीं थे, कभी कहा जा रहा है कि अंडर द टेबल डील करते थे। यानी ये क्या मजाक है? अब अपने इदारों का खुद मजाक उड़ा रहे हैं यार। और ये इसमें आहत चीमा साहब को कुछ जो थोड़ा सा खौफ करना चाहिए कि वो इस पोजीशन पे बैठ के किस तरीके से इदारों को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे थे। मिसाल के तौर पे जिस वक्त उनके प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो क्यों आपने गवर्नर का रास्ता इख्तियार किया और क्यों गवर्नर को दबाव डाला कि आप वो खत लिखे? और वो गवर्नर साहब खत लिखते हैं, यकीनी तौर पे उनको कहा गया था तो खत लिखा गया था ना। वो सिर्फ आहत चीमा के कहने पर खत नहीं लिखा उन्होंने, ये याद रखिएगा। उनको किसी बड़ी शख्सियत ने कहा होगा कि भाई आप इनको पर खत लिखे। तो ये जो हम इदारों को इस तरीके से मुलायम करते हैं, उससे आपको आपको पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ जो हुकूमत होती है या हमारे यहाँ जो ताकत होती है वो किस तरीके से रियासत के, हुकूमत के इदारों को अपने हक में इस्तेमाल करती है। ये पहला केस है जो सामने आ गया है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कई जगह पर दाखिले जो है सियासी बुनियादों पर हुए हैं, और ये एक और मिनिस्टर है उमर सैफ साहब, उनका भी जिक्र आ रहा है। पता नहीं कितनी बात में सच है और कितनी बात उसमें झूठ है। यानी उनके बारे में भी कहा जा रहा है उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लेटर लिखवाना था कि इसको बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ना वो डिक्लेयर किया जाए ताकि बाहर उनका एडमिशन आसान हो सके। तो ये चीजें जाहिर करती हैं कि हमारे यहाँ छोटे लोग हैं, और बड़ी पोजीशन पे छोटे लोग जब आ जाएं तो फिर वो यही काम करते हैं जो आज चीमा साहब ने किया। इदारे तबाह हो जाते हैं। अच्छा, आखिर में बस चूंकि टाइम कम रह गया, मुख्तसर ये बड़ा सीरियस किस्म के अटैक्स शुरू हो गए हैं, टेरर अटैक्स जो हैं। पहले आपने देखा तुर्बत में हुआ, एयरबेस पे वो हुआ, उसके बाद फिर शांगला वाला जो चाइनीज वाला हुआ है, ये भी बहुत ही सीरियस है। ये जो मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ रीजन्स में ये लोग जो हैं ये फैल चुके हुए हैं और मुख्तलिफ रीजन्स में साइमल्टेनियसली आगे पीछे ये अटैक्स करने की पोजीशन में आगे में है। ये तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल बन रही है जी।
देखिए ना, सिक्योरिटी की सूरत हाल डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है और हमारे ना सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार बल्कि हमारे और जो इदारे हैं वो इसका निशाना बन रहे हैं। फिर चाइनीज के साथ भी जो कुछ हुआ वो भी आप देख लें। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को सिर्फ सियासी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी का भी सीरियस थ्रेट है। और जो तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब कल आपने देखा कि ईरान के बारे में हमें इंतबाह किया गया है कि जनाब आपने उनके साथ हाँ, कोई माहिदा वगैरह नहीं करना ये है। बल्कि मैंने वो स्टोरी एक लिखी हुई प्रेशर थी, इस पे बात अमेरिका की करनी तरफ थी। से हम पर बहुत ज्यादा आ रहा है। सी हाँ, पैक के हवाले से चाइनीज रिजर्वेशन भी कुछ हमें सामने नजर आ रही है। ये सारी सूरत हाल बता रही है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो वर्स्ट होती जा रही है। और क्यों होती जा रही है कि हाँ, हम सियासत में इस हद तक उलझ गए हैं कि हमारी तवज्जो का मरकज जो है वो सिक्योरिटी इशूज, रीजनल पॉलिटिक्स नहीं है। हम यहाँ किसी को इंटरनली फतह करना चाहते हैं और किसी को शिकस्त देना चाहते हैं। ये और सही जब बात हम अपनी है। सारी एनर्जी, सारी तवानाइयां, सारा वक्त, सारी स्ट्रेटेजी, सारे रिसोर्सेज अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में लगा देंगे तो फिर आप उसका फायदा तो उन लोगों ने उठाना है ना जो एक्सटर्नल लेवल पे बैठे हुए हैं और एब्सोल्युटली पाकिस्तान को दाखिली पॉलिटिक्स में कमजोर करना चाहते हैं। तो रिजर्व मेरा करना। ख्याल है कि बैलेंस करना चाहिए पाकिस्तान को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ साथ इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर जो स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, जो सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए बनिस्बत कि हमारी स्टैब्लिशमेंट या हमारी हुकूमत जो है वो इंटरनल सतह पे ही उलझ कर रह जाए। उलझ के रह जाए। और एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी लेकिन चूंकि टाइम नहीं है। एक तो यह है कि वो नादरा के जो रिकॉर्ड्स में से पता चला कि 27 लाख पाकिस्तानीज का जो डेटा है वो चोरी हो चुका हुआ है। इसके ऊपर भी किसी वक्त बात करेंगे। और साथ ही साथ इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से भी मैंने बात करनी थी क्योंकि एक रिपोर्ट ये आई है ख़वातीन हज़रात के इसराइल ने जो फ़लस्तीन के ऊपर जो बॉम्बिंग की है वो 2 एटमी हथियारों के बराबर है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे क्या तबाही भिड़ी है। एक मैं ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगा कि रमज़ान के दिनों में भी और ख़ास तौर पे बाद में भी जब भी आपको मौका मिले तो उन निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए दुआ ज़रूर कम से कम करें। इतना तो उनका हक है कि हम उनके लिए हाथ उठा सकें, उनकी दुआ कर सकें। सलमान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक टाइम एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। यू। अस्सलाम वालेकुम।